Hey guys, welcome back to my channel. So in today's session, we're going to talk about the explanation of chapter 1 of NCERT science book, that is crop production and management. So without wasting our time, let's get started. But before starting the video, subscribe my channel Study Slot and also press the bell icon to get the latest video updates. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे भी लाइक करना. So let's get started. What is crop production and management? इसका मतलब होता है फसल कहाँ से आती है और कैसे उसे मैनेज किया जाता है, कैसे वो बनती है. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में. उनके अंकल एक फार्मर थे. तो एक दिन उन्होंने अपने अंकल के खेत में कुछ टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सिक्कल, शावल, प्लग और एटसेट्रा. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल. तो पहले बोलता है आई वॉन्ट, मुझे तो जानना है कि ये टूल हम कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their own food themselves. Can you recall how the green plant synthesizes their own food? तुम्हें ये पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स है सारे, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, और जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद ही अपने आप बना लेते हैं. और क्या तुम एक बार रिकॉल करोगे कि प्लांट कैसे अपना फूड सिंथेसिस करते हैं? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? पर सबसे पहले बात तो ये कि हमें खाना खाना ही क्यों है. You have already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. हमें पहले से ही पता है कि जो एनर्जी होती है जो हमें खाने से मिलती है, वो जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसे यूटिलाइज करते हैं, तो ताकि हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस अच्छे से काम करें, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ. हमें अपना खाना या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से, या दोनों से ही मिलता है. फिर बूझो बोलते हैं सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री. आज हम सबको खाने की ज़रूरत है, और हम इतना सारा खाना इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्री में कैसे पहुंचा सकते हैं. फिर यहाँ पे ये पहेली है, वो बूझो था. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. पहेली बोलती है कि फूड को एक बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने में जो है एक रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक पौधा, वो भी सेम एक ही काइंड का कल्टीवेट किया जाता है एक ही जगह पर, वो भी एक लार्ज स्केल पर, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. जैसे कि हम बोलते हैं क्रॉप ऑफ व्हीट, ये वीट की फसल है.
मतलब इसका मतलब है कि जो प्लांट्स यहाँ पे उगाए गए हैं वो सारे वीट ही है. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हमें पहले से ही पता है कि जो क्रॉप्स है वो अलग अलग सीरियल्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होती है. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. सो ये बोल रहा है कि जो ये क्रॉप्स है ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं. ये क्लासिफाइड हुई हैं किसके बेसिक्स पर, इस बेसिक्स पर कि जिस सीज़न में उगाई जाती हैं उन सीज़न से बेसिक्स पर ये डिवाइड हुई हैं. इंडिया इज़ अ वर्स्ट कंट्री मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती हूँ. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये बहुत ही ज़्यादा वरी करती है एक रीजन को दूसरे रीजन से. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ ये हो गया. Accordingly, there is a rich variety of crops grow in different parts of the country despite this diversity. यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एक रिच वैरायटी है क्रॉप्स की जो उगाई जाती है अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के. तो ये क्या करता है, इसकी डाइवर्सिटी को डिस्पाइट करता है. जो वहाँ पे टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. दीज आर, तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो नीचे गिवन है, जो आइडेंटिफाइड है. फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप एंड सेकेंड इज राबी क्रॉप. The crops which are sown in rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. खारिफ क्रॉप्स वो होती है जो रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं, उन्हें हम खारिफ क्रॉप बोलते हैं. जो रेनी सीज़न जो होता है इंडिया में वो मेनली जून से सितंबर तक होता है. और इस मौसम में खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. ये सारी जून टू सितंबर के बीच में उगाई जाती हैं, यानी कि रेनी सीजन में. राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, linseed, etc. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं अक्टूबर टू मार्च में. ये आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, इन्हें राबी क्रॉप्स बोलते हैं. और राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड. ये सारी वही है. तो इसके पीछे अब कुछ ये पल्सीज हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि समर में उगाई जाती हैं बहुत सारी जगह पर. तो बेसिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, वाई पैडी. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. कल्टीवेशन ऑफ ये बूझो कुछ बोल रहा है तो पहले इसका एक आंसर देती है. वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. सो ये बोलते हैं पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन. वो बोलते हैं कि पैडी रेनी सीजन विंटर सीजन में क्यों उगाया जाता है, तो क्यों नहीं उगा सकते, क्यों नहीं उगाते. तो वो पहेली बोलती है कि जो पैडी है उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है और इसीलिए इसे रेनी सीजन में ही उगाया जाता है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स की उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर यूज़ करता है उन एक्टिविटीज़ को, और उसके अंडर ही होती है सारी एक्टिविटीज़ उस टाइम में जिस टाइम में क्रॉप उगाई जाती है. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. तुम ये फाइंड करोगे कि जो एक्टिविटीज़ हैं
ये बिल्कुल सिमिलर है, जैसे तुम अपने गार्डनर को देखते हो ना, पेड़ लगाते हुए खाद डालते हो, बिल्कुल सिमिलर है। और या फिर तुम्हारे एक्टिविटीज़ ही सिमिलर है। जब तुम अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट उगाते हो, तो जैसे तुम उसे मिट्टी खोद के उगाते हो, फार्मर भी वैसे ही मिट्टी खोद कर, खाद डालकर, ऐसी बहुत सारे प्रोसेस कर कर प्लांट्स को उगाता है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। सो ये जो एक्टिविटीज़ और टास्क हैं, इन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कह सकते हैं, ऐसे रेफ़र कर सकते हैं। जो अब वो नीचे दी गई हैं कि कौन कौन सी होती हैं। इसके 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले सॉइल प्रिपेयर की जाती है, फिर उसमें प्लांट को सो किया जाता है, बो दिया जाता है। फिर उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी उसमें फिर फर्टिलाइज़र और खाद डाली जाती है। मैन्योर जो है वो खेत में बनता है, गोबर से, मिट्टी से, पत्तों से। और फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है। फर्टिलाइज़र को प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन मैन्योर को बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। इरिगेशन हमें पता है, सिंचाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं और फालतू प्लांट होते हैं जो ऐसे उगाते हैं, वो वीड्स होते हैं। हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। सो नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. So सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो सबसे फर्स्ट स्टेप है, क्रॉप उगाने से सबसे पहला स्टेप है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में, जिससे कि हमारी जो सॉइल है उसे हम लूज़ कर दें, उसे हल्का कर दें, ताकि वो डले डले से ना बने। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस चीज़ में हेल्प करता है। जब सॉइल लूज़ हो जाएगी, तो जब हम उसमें ऊपर खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो जो भी होगा वो रूट्स उसे बहुत ही डीपली पेनिट्रेट कर लेंगी। The loose soil allows the roots to breathe easily. लूज सॉइल रूट्स को अलाउ करती है खुल के सांस लेने के लिए, अच्छे से सांस लेने के लिए, इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जबकि वो सॉइल में बहुत डीप होती हैं। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल रूट्स को ईजिली ब्रीथ क्यों करने देती है, अलाउ। Loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो सॉइल लूज हो जाती है, तो वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, उन्हें ग्रो होने में मदद करती है। These organisms are friends of farmer. ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं फार्मर के फ्रेंड होते हैं, since they turn for loosen the soil and add humus to it. So ये बोल रहे हैं कि since the further turn and loosen the soil and add humus to it. सो ये फार्मर के फ्रेंड्स क्यों होते हैं, तो अपन पढ़ते हैं। और अभी जो ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ कर देते हैं, और जब सॉइल में हम फिर सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं, ये क्या करते हैं कि खाद बनाने में मदद करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड। तो क्यों सॉइल को बदलने और लूज़ होने की ज़रूरत पड़ती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस that soil contain minerals, water, air and some living organisms, in addition dead plants and animals. हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो सॉइल है उसमें बहुत सारे उसमें मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जब वो वहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है, तो वो मिट्टी में पड़ा होता है ऐसी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो उसे खाद बना देते हैं। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil.
सो वेरियस न्यूट्रिएंट इन, तो इस तरह जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स में वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और इन ही न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स टॉप लेयर पर, कुछ ही सेंटीमीटर पे जो सॉइल है वो प्लांट को सपोर्ट करती है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच, जो सॉइल है उसको बदलना और उसे लूज करना जो होता है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लाता है, बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट. सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट. तो जो वो सॉइल टॉप पर होती है तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. और इसीलिए जो क्रॉप्स है, टर्निंग ऑफ एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है, मतलब सॉइल को लूज करना जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टेप है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग. जो सॉइल को लूज करना है, उसे बदलना है, उसे हम टिलिंग भी बोल सकते हैं. प्लगिंग मतलब जुताई करना. देयर इज डन बाय यूजिंग अ प्लग. ये जो है प्लग के थ्रू हम कर सकते हैं. प्लग्स आर मेड ऑफ वुडन और आयरन. प्लग्स आर वुडन एंड आयरन. तो प्लग्स या तो लकड़ी के होते हैं या लोहे के होते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग. अगर सॉइल जो है बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है जुताई से पहले, प्लगिंग से पहले. द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. जो सॉइल प्लग हो जाती है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लम्प्स आ जाते हैं, पत्थर जैसे डले बन जाते हैं. इट इज़ द नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन टुकड़ों को तोड़ दें अच्छे से. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. लेवलिंग बहुत ही ज़रूरी है फील्ड के लिए और बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है बीज बोने के लिए और इरिगेशन के लिए भी. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलिंग जो होती है सॉइल की वो लेवलर के थ्रू की जाती है. समटाइम मैनुअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी जो मैनुअर होता है वो सॉइल में ऐड किया जाता है टिलिंग से पहले. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनुअर विद सॉइल. और ये हेल्प करता है मैनुअर को सॉइल में अच्छे से मिक्स होने के लिए. द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग. तो जो सॉइल है वो बीज बोने से पहले उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स. सीड बीज बोने से पहले ये ज़रूरी है कि उसके अंदर की जो गुठली सी हैं वो टूट जाएं. ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर yield, ताकि हमें बहुत ही अच्छी सी एक फील्ड मिल जाए. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. इसे हम बहुत सारे टूल से किया जाता है. द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर टू प्लग्स, हॉय एंड कल्टिवेटर. तो जो मेन टूल है जो बहुत ही मेनली यूज़ किया जाता है वो है प्लग, हॉय एंड कल्टिवेटर. ये सारे टूल्स की फ़ोटो भी आगे दिखाई जाएगी. Plug. This is being used since ancient times for tilling the soil. ये जो था ये ना बहुत ही पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था सॉइल को टिल करने के लिए. एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप. और फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते थे, फिर वीड्स को रिमूव करते थे और इससे सॉइल को बदलते भी थे. दिस इज़ मेड ऑफ वुडन एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स. ये जो है लकड़ी का होता है और इसे दो जो बैल होते हैं वो खींचते हैं पकड़, और या फिर कोई अदर एनिमल हो जैसे घोड़ा या गाय या फिर ऊँट. तो यहाँ पे देख सकते हो ये ये प्लग की एक फ़ोटो है. प्लग कुछ ऐसा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इनके कंधे पर होता है, तो इसके इनके कंधे पर रख रहा है. फिर
ये आगे से खींचते आ रहे हैं मिट्टी को लेते हुए। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी ट्राइंगुलर लोहे की स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लग शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। जो इसका मेन पार्ट होता है वो होता है इसका एक लंबा सा लॉग, मतलब ये बहुत लंबी सी एक लकड़ी होती है, जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये लकड़ी लॉग। सो वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट, जिसे प्लग शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो इसके एक शाफ्ट पर हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम। जो दूसरा होता है वो बीम से अटैच होता है। विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जिसे बैल की गर्दन पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजली ऑपरेट द प्लग। बुल का एक पेयर और एक आदमी इसे अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। वो भी कह रहा है फिगर 1.1 में देखो। द इंडिजेनियस वुडन प्लग is increasingly being replaced by iron plugs nowadays। तो ये जो पुराना सा वुडन प्लग है और अब इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ाकर और इसे एक लोहे के प्लग से रिप्लेस कर दिया गया है जो आज यूज़ होता है। तो सेकंड है होय। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जिसे वीड्स रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होता है, एक आयरन की एक लंबी सी रॉड होती है जो लकड़ी आयरन की होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही चौड़ा सा बेंट प्लेट एक आयरन की इसमें फिक्स की जाती है इसके एक एंड पर। और अभी आगे पढ़ती हूँ उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये जो रॉड होती है ना, इसको हम बोलते हैं प्लग शाफ्ट। और ये जो ना स्ट्रिप, इसको हम बोलते हैं प्लग शेयर। और ये वाली होती है बीम जो इनके गर्दन पर। वर्क लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। और ये क्या होता है, एक ब्लेड की तरह वर्क करता है और एनिमल इसे पुल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक हो है, वही है। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रिप दी गई है, तो ये होगी बेंट प्लेट। इधर ये वाला जो है इसकी ग्रिप है जहाँ से आप इसे पकड़ते हैं। और ये इसका हैंडल है ये। और ये इसकी बीम है जो बीच में से निकली हुई है। और ये लंबी सी रॉड है। तो ये पूरा एक हॉई है। Nowadays, plugging is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो आज के दिनों में प्लगिंग जो है ट्रैक्टर को ड्राइव करके कल्टीवेटिंग होती है। तो जो कल्टीवेटर, ये जो यूज़ है ना इस वाले कल्टीवेटर का, ये लेबर का टाइम सेव करता है। लेबर को भी सेव करता है, टाइम को भी सेव करता है। चला रहे हैं ना पीछे लगाकर, बिल्कुल ऐसे ही। सोइंग मीन्स बीज बोना। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। बीज बोने से पहले एक अच्छी क्वालिटी के साफ और हेल्दी बीज को और अच्छी वैरायटी के बीज को ही सिलेक्ट करना चाहिए। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। फार्मर उन सीड्स को यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड दे। Selection of seeds. One day I saw my mother but some gram seeds in a vessel. तो मैंने अपनी मम्मी को देखा तो उन्होंने कुछ ग्राम सीड ग्राम सीड मतलब दाल जो थी एक बर्तन में डाली और उसमें पानी डाल दिया। कुछ मिनट्स बाद कुछ जो सीड थे वो पानी में ऊपर तैरने लगे। पहले तो वो नीचे थे, फिर वो पानी में तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो मैं बड़ी हैरान थी कि सीड्स क्यों ऐसे हो रहे हैं। So are there seeds which float on water?
क्या वे सीड से जो वाटर पर फ्लोट हो रहे थे, वुल दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? क्या कुछ लाइटर थे और कुछ हैवियर थे, इसीलिए तैर रहे थे और कुछ डूब रहे थे? वाई वुड दे बी लाइटर? वो हल्के क्यों थे? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट इन वाटर। जो सीड खराब होते हैं और वो अंदर से खोखले होते हैं, जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये बहुत ही अच्छा मेथड है गंदे सीड्स को अच्छे सीड्स में से भिन्नने का। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड। हमें बीज बोने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो हमें टूल्स के बारे में, टूल यूज़ करते हैं उनके बारे में है सोइंग सीड्स के लिए। पहला ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो टूल ट्रेडिशनली परंपरागत यूज़ किया जाता है बीज बोने के लिए, वो एक फनल के शेप का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, दिस एंड्स फीड्स इनटू द सॉइल एंड सीड्स देयर। तो इसमें क्या होता है, फनल शेप का होता है। जब इसमें बीज डालते हैं तो इसमें ना 2-3 पाइप लगे होते हैं, जिसके थ्रू जो शीप वो बहुत नुकीले होते हैं, जो सॉइल में छेद कर देते हैं और फिर वो वहाँ जाकर बीज गिर जाते हैं। ये देखो ट्रेडिशनली बीज बो रहे हैं ये ये रहा। हाँ, ये सीड ड्रिल, एक सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल मशीन भी बोलते हैं इसको। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो आज के दिन में जो सीड ड्रिल है वो सीड ड्रिल से सोइंग कैसे करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसे ट्रैक्टर की हेल्प से सीड को सो करते हैं। दीज सो द सीड्स इन अनइन्फॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या करता है, सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे और एक ही डेप्थ पर अनइन्फॉर्मली मतलब अच्छे से डालता है। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये एंश्योर करता है कि सीड बोने के बाद उसमें मिट्टी आ जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये सीड्स को बर्ड से प्रोटेक्ट करता है, कई बर्ड उसे खाना चाहें। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो सीड ड्रिल मशीन से जो है सोइंग करना लेबर का टाइम सेव करता है। तो यहाँ पे बूझो बोलता है, देयर इज़ अ नर्सरी near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? मैं अपने स्कूल के पास की एक नर्सरी में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि छोटे से पौधे को एक छोटे से बैग में रखा हुआ है। उसने ऐसा क्यों रखा हुआ है? तो पहेली बोलती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। कुछ प्लांट्स के सीड जैसे पैडी पहले उन्हें नर्सरी में ग्रो किया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। और जब वो जो है उसमें सीडलिंग आ जाती है, छोटा सा पौधा आ जाता है, तब उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भेज दिया जाता है फील्ड में। मैनुअली करा जाता है, मशीन से नहीं किया जाता। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। फॉरेस्ट के कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें नर्सरी में पहले उगाया जाता है। Appropriate distance between seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allow plant तो ये पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। जो डिसएप्रोप्रिएट, जो लगातार एक डिस्टेंस है प्लांट्स का सीड्स के बीच में, जो डिस्टेंस वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि प्लांट्स ओवर क्राउड ना हो। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो है ये क्या करता है, ये प्लांट को अलाउ करता है, ये प्लांट इसको अलाउ करता है सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल से लेने के लिए। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड
to prevent overcrowding. कभी कभी जो कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है ओवरक्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए. और नेक्स्ट हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. तो the substance which are added to the soil in the form of nutrient for healthy growth of plant are called manure and fertilizer. जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि प्लांट्स की बहुत प्लांट्स हेल्दी हो, ग्रोथ अच्छी हो, उन्हें बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. तो यहाँ पे बूजर्स बोलता है कि आई सो हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म. मैंने हेल्दी क्रॉप देखी है जो फार्म में उगाई जाती है इन द नेबरिंग फार्म में. द प्लांट वर वीक, जो प्लांट थे वो वीक थे. वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर. तो कुछ प्लांट्स दूसरे से अच्छे क्यों उगते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट. जो सॉइल है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है क्रॉप प्लांट्स को. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. इन कर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. द फील्ड इज नेसेसरी लेफ्ट कल्टिवेटेड और फैलो. कुछ एरियाज में जो फार्मर्स हैं वो जो फार्मर है ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द फील्ड. वो क्या करते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगा देते हैं फील्ड में. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉलो. क्योंकि जो फील्ड है उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसे अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ सकते. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट. फिर अब इमेजिन करो कि न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा. कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेकिंग द सॉइल continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil and with nutrients. तो जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन है ना क्रॉप की, वो सॉइल को पुअर बना देती है, उसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं. और इसीलिए फार्मर को उसमें न्यूट्रिएंट मैन्योर ऐड करना होता है फील्ड में, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट आ जाएं. ये जो प्रोसेस है इसे मैन्योरिंग बोलते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. अगर हम उसमें मैन्योर नहीं डालेंगे वो इम्प्रॉपर होगी और इनसफिशिएंट होगी, तो उसमें मैन्योर होंगी, मतलब कम डालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होंगे वीक प्लांट्स, बहुत ही कमज़ोर पौधे. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. मैन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो डेड प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं. तो मैन्योर जो होता है वो बहुत ही मोटा मोटा होता है, उसके बहुत पत्थर से बने होते हैं छोटे छोटे से. तो उन्हें प्लांट बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं स्लोली मैन्योर को, क्योंकि वो खेत में बनता है. खेत के सामान से, गोबर से, मिट्टी से और अर्थवॉर्म की हेल्प से और पत्तों से. और उसमें और जो फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री में बनता है तो वो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. हम यहाँ पर आ रहे थे डिकम्पोजिशन. हाँ, ये फार्मर डंप प्लांट और एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. जो फार्मर होते हैं वो उन प्लांट और एनिमल वेस्ट को जो है मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और कुछ ताकि वो डिकम्पोज हो जाए. द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है. द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. जो डिकम्पोज मैटर है इसे ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है. यू हैव लर्नड ऑलरेडी अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6. तुमने अपने 6th क्लास में पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, बस वही है. तो अभी हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर रह रहा है फिर भी, तो देख सकते हो आप अभी कितने पेज हैं. तो इन पेज को हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़. सो बाय गाइज.